हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम एक बार फिर सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब से मुलाकात कर रहे हैं। उनसे कोशिश हम करते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक बार बात होती रहे और जो ताज़ा वाक़यात हैं, जो खबरें हैं, उस पर उनके साथ चर्चा होती रहे। शेख मंजूर साहब एक लंबी मुद्दत तक यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया (यूएनआई), उसके अलावा कुवैत की न्यूज़ एजेंसी, ईरान की न्यूज़ एजेंसी और कई और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उन्होंने काम किया है और उस पूरे इलाके को बहुत नज़दीक से देखा है, खुद बार-बार सफ़र भी किया है और राब्ते में भी रहे हैं। आज हम जो बात करना चाहते हैं शेख मंजूर साहब से, वो ये कि ये हमास और इज़राइल के बीच में जो ये जंगबंदी का पहला मरहला था, वो दूसरे मरहले की बातचीत नहीं हुई, उसी को एक्सटेंड करना और एकतरफा तौर पर और हमास को ये धमकी भी देना ट्रंप साहब की तरफ से कि बिल्कुल फौरन छोड़ दीजिए हॉस्टेजेस को, नहीं तो कयामत बर्पा हो जाएगी। लेकिन साथ-साथ दूसरी भी खबर आ रही है कि ट्रंप सरकार का नुमाइंदा, खास नुमाइंदा हमास से भी बातचीत कर रहा है। और अब ट्रंप साहब का ताजा बयान, अभी जब मैंने बात शुरू की है, तो ताजा बयान यह है कि हम जो हमास से बात कर रहे हैं वो इजराइल के फायदे में ही है और हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए कर रहे हैं, इजरायली हॉस्टेजेस को, और साथ-साथ ये कह रहे हैं कि हम बात ही तो कर रहे हैं, पैसा थोड़ी दे रहे हैं। यानी वो अजीब उनकी लैंग्वेज है कि किसको क्या कहना चाहते हैं, समझ नहीं आता। दूसरी तरफ सीरिया में एक रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है, नाम का ऐलान हो गया, इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट इन सीरिया, और उन्होंने इजराइल के भी खिलाफ और हयात तहरीर अल शाम (HTS) के खिलाफ भी उन्होंने एक तरह से आवाज उठा दी है। और ताजा खबर यह है सीरिया में कि कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लताकिया वगैरह में, जहां अलवी रहते हैं। तो क्या कुछ है उधर। एक ऑफिशियल ऑर्डर हमारे सामने आया, उसको कुछ लोग किस तरह से लेंगे नहीं मालूम, लेकिन सीरिया की सरकार का एक ऑर्डर, साउथ सीरिया के 4 इलाकों में ऑफिशियल ऑर्डर ये दिया गया कि आप कोई भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के सपोर्ट में कोई काम नहीं करेंगे और अगर इजरायली फौजी आए तो आप सरकारी इमारतें खाली कर दें। यानी इजराइल का वेलकम करने की भी तैयारी है। शेख मंजूर साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अब क्या लगता है आपको, ये सबसे पहले तो हम बात इसी पर कर लें, गाजा, हमास, ट्रंप, ये क्या कुछ होने वाला, क्या हो रहा है? देखिए, मैंने भी पहले भी कहा है, ट्रंप जो है वो बुलिंग टैक्टिक्स चला रहा है। इसको, जैसे हमने पहले भी कहा है, मैडमैन पॉलिसी एक होती है। जिस तरीके से जो ओपोनेंट है इसको पहले डराया धमकाया जा रहा है ताकि वो सकम करे प्रेशर के तहत, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज भी है जो रेजिस्ट कर रहे हैं। ऐसा ही मामला जो है, ट्रंप ने पहले भी एक बैलून छोड़ा हवा में कि हम इसको गाजा को खाली करवाएंगे और उसको एक जो है हेल्थ स्पोर्ट टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाएंगे। अब जब उन्हें ये लगा, वो एक फीलर के तौर पर उन्होंने किया, जब उन्हें लगा कि इसमें जो है, जो इसके अलाइज भी है, उनको भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उन्होंने कहा ये एक सजेशन थी। उसके काउंटर उन्होंने दूसरा जो ग्रुप है इरिट्रिया, उन्होंने दिया है अरब प्लान जो गाजा के लिए, जिसमें वो कहते हैं रिबिल्डिंग दैट एरिया, जिसमें $50 बिलियन का। हालांकि उसमें बहुत सारे अरब कंट्रीज ये भी चाहते हैं कि हमास का कंट्रोल वहां पर न रहे किसी फ्यूचर सेटअप में। ये एक चीज तो यहाँ है। दूसरी तरफ ये जो डायरेक्ट बातचीत हो रही है हमास और ये, अब की बार जो है लग रहा है हमें ट्रंप का जो है ना व्यू पॉइंट जो है, वो कुछ एरिया जो उसके पहले टेन्योर में देखा जा रहा था कि ईरान था, ऐसे ही दूसरे कंट्रीज थे, ईरान के अलावा चाइना, या जैसे उसने इजराइल में इमीडिएटली वहां पर उनको सपोर्ट किया और उनको शिफ्ट किया। अब की बार वो कुछ डिफरेंट तरीके से ये गेम खेलना, वो ईरान के साथ नेगोशिएशंस के लिए भी तैयार है। वो डायरेक्ट नेगोशिएशंस ने पहली बार अमेरिका ने हमास के साथ किया, ये एक गुड मोमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जो जिसका अपर हैंड होता है, जो जंग में
हावी होता है इस फॉर टाइम बीइंग जो हम कहेंगे, वो अपने शराइत पहले वो कोई अकॉर्ड कर रहा है जिसके 3 फेजेस माने गए और एक्सेप्ट किया है। ये इजराइल की आदत है, जब वो कमजोर होता है तो वो सारी चीजें मानता है, जब उसको कुछ ताकत आती है तो वो उससे इनहराफ करता है। इसने इसी वजह से प्रॉब्लम कहाँ है, ये इजराइल की सेल्फ मेड प्रॉब्लम है। उनसे कहा जब फर्स्ट फेज, तो दूसरे फेज के लिए उनको नेगोशिएशंस करने की जरूरत थी, नहीं वो कहते हैं पहला फेज ही इसको एक्सटेंड किया जाए। इसी सिलसिले में ट्रंप ने ये जो धमकी दी उनको मैं खत्म करूंगा ये, लेकिन साथ साथ उन्होंने बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा है। अब जो हमास की डिमांड है वो जेन्युइन है, भाई आपने एक फेज किया इसका दूसरा फेज शुरू करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। धमकियों से उन्होंने कल भी कहा हम रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर ट्रंप भी कुछ कहता हम उसके बहकावे में नहीं आ जाएंगे, धमकियों से हमारा असर नहीं होगा, हम इसको रिजेक्ट ही कर रहे हैं। ये जो है इस पॉलिसी से सारे अरब वर्ल्ड में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ताकि एक ये जो है अनसर्टेनिटी रहे इस रीजन में, फ्लूइड सिचुएशन रहे, जिससे जो है उसके जो है खास करो इजराइल को इसमें फायदा है। अच्छा, इजराइल क्या करता है, एक तरफ ट्रूस भी चला रहा है, दूसरी तरफ एड जो है बंद किया है। आज यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि गाजा में सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही गजा मौजूद है। जो हेवी मशीनरी है जो पहले इजाजत दी थी उसको भी बंद किया गया है। एक तरफ वो जो है जैसे इजिप्ट और दूसरे अरब कंट्रीज ने कहा ये कोई हंगर ही इज यूजिंग हंगर एज वेपन अगेंस्ट गाज़न पीपल, ये इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ है। दूसरे एक और चीज वो करना चाहता है, एक तरफ वो सीरिया के कुछ इलाकों पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहा है अंडर दिस गार्ब, जो ओवरऑल बातचीत चल रही है गाजा के में, वेस्ट बैंक में अपना जो है फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, बहुत सारे इलाके खाली किए गए, तकरीबन 1500 लोगों को डिस्लॉज किया गया, अपने जो उनके मकानात थे उनसे डिस्लॉज किया गया, वहाँ यहूदी आबादी को सेटल किया जा रहा है। ये जो है एक तरफ उनके साथ निगोशिएशन, दूसरी तरफ जो अपनी कार्रवाई बराबर जारी रखा है, चाहे वो लेबनान से अभी पूरी तरीके से नहीं निकले हैं, सीरिया में बढ़ा रहे हैं अपना, तो 1-2 किलोमीटर करके आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी तरफ वेस्ट बैंक में भी वो आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से इनको भी धमकाते हैं। ये जो बुलिंग टैक्टिक्स है ये इस वजह से इजराइल कर रहा है क्योंकि उनके पीछे एक फुल बैकिंग है अमेरिका के, जिसने सारी दुनिया को इस वक्त परेशान किया है, किसी को टैरिफ के मामले में, किसी को धमका के उसको एड बंद करने के। अब यही देखिए, एक तरफ ट्रंप कहता है मैं अमन का पुजारी हूं या सफीर हूं, जो भी आप कहेंगे। यूक्रेन के लिए इसने एड भी बंद किया, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बंद की, जबकि इजराइल को $8 बिलियन का एड दिया और इमीडिएट यानी कि उसको रिलीज भी किया, पहुंचाया भी वहां पर। यूक्रेन के लिए उसने जो उनको इंटेलिजेंस शेयरिंग की, जिसकी वजह से यूक्रेन अब मिसाइल हमले नहीं कर सकता है सीरिया रशिया पर, उसको बंद किया, क्योंकि वो वाइटल इंफॉर्मेशन देते थे उनको रिगार्डिंग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ऑफ रशिया। ये जो है ये कहाँ का है, एक तरफ पीस कहते हो, दूसरी तरफ एक कंट्री को आप एनकरेज कर रहे हो कि वो दूसरों का इलाका खाए और उन पर खुद भी धमकी देता है, उनको मैं आपको तहस नहस करूंगा, खत्म करूंगा, बर्बाद करूंगा। ये जो है इसमें कहीं जो है डिप्लिसिटी है, इसमें पूरी डिप्लिसिटी। एक तरफ एक पर मेहरबान है, दूसरे पर कहर नाजिल किया है। तो शेख साहब एक चीज जो सामने आई वो ये कि ये जो अरब प्लान सामने आया कायरो की मीटिंग में, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि ट्रंप का जो मांग थी कि वो फिलिस्तीनियों को हटा दिया जाए, ठीक है, उसके खिलाफ है, लेकिन हमास
के पास वहां कोई ताकत ना रहे, हुकूमत ना रहे, उसमें ये अरब मुल्क इजराइल और अमेरिका के साथ हैं, जो अब से पहले वो डिमांड करते रहे, और उसके बावजूद हमास ने उनके प्लान का वेलकम किया है। और उसके साथ साथ इजराइल ने उसको कहा है कि नहीं, आपने तो हमास को टेररिस्ट नहीं कहा और आपने तो उनके साथ बहुत नरम रवैया इख्तियार करा। तो क्या आपको इस फ्लेक्सिबिलिटी में जो हमास ने दिखाई है उससे आपको क्या लगता है? क्या क्या देखिए, मौजूदा सूरत हाल में हमास ने ये बेहतरीन अप्रोच अडॉप्ट किया, जिसे कि यू हैव टू बाय टाइम समटाइम्स। किसी हालात को मद्देनजर देखकर आपको वक्त जो है, इसको टाइम को जो पास करना पड़ेगा। अगर बदकिस्मती यह है, बहुत सारे जो अरब कंट्रीज है, उसमें खासकर यूएई है, जो हमास के खिलाफ जो टोटली है, वो नहीं चाहते हैं उनको। इसके अलावा दूसरे भी गल्फ कंट्रीज है जिनको जो चाहते हैं हमास जो इनके लिए है न्यूसेंस उनको लग रहा है। इसीलिए ये जो है हमास ने जानबूझकर हालात को मद्देनजर रखकर ये फैसला लिया कि अगर वो ये चाहते हैं कि वहां पर कोई इंटरिम सिस्टम आ जाए जिसमें उनका रोल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमास खत्म हो जाएगा। वो तो लोग वहां रहेंगे ना, पावर में नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे वहां पर। इसीलिए उसको अब्बास को बुलाया गया था वहां पर, इस सेशन में बुलाया गया था, ताकि उसके साथ भी उसकी भी ये प्रॉब्लम है, वो इतना वीक है, फ्रेजाइल है, उससे अपना जो है वेस्ट बैंक संभाल नहीं जा सकता है। वो यहाँ पर क्या करेगा, जो एक वोलेटाइल हिस्सा रहा है, जो इफेक्टेड है, वॉर इफेक्टेड है टोटली, वहां पर ये है। वहां पर तो इन्हीं लोगों से उसको डील करना पड़ेगा। आप उसको उठा के आप कहते हैं आप इस कुर्सी पर मत रहिए, आप यहाँ रहे, कमरे में तो है वो, वेरी मच उसकी एग्जिस्टेंस है, उनका कार्डर है, वो कहाँ जाएगा? अब जो कंट्री 15 महीने 16वें महीने में भी पूरी तरह हमास को डिसआर्म नहीं कर सका, डिफीट नहीं कर सका, अभी भी होस्टेजेस की बात चल रही है, जिसके पीछे, इस कंट्री के पीछे सारी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं, मिलिट्री पावर से यूएस थे, नाटो था, ब्रिटेन था, सारे पावर्स इसमें लगे थे, वो उसको डिफीट नहीं कर सका। इनके डिसआर्म करने से क्या फायदा? इज इट गोइंग टू वर्क? ये जो है लफ्जी बयान, प्रैक्टिकलिटी में इट इज वेरी डिफिकल्ट। हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग? अगर गाजा में पीस प्लान बनाएंगे, somebody has to be there to implement it। उसमें यही कहते हैं कि अरब कंट्रीज का इसमें रोल होगा। कैन दे साइडलाइन टोटली, जो अभी तक नहीं कर सके, कैन दे साइडलाइन हमास रोल दिए, पर्टिकुलरली इन गाजा। और यही नहीं, अब वेस्ट बैंक में भी उनका इन्फ्लुएंस और इस्लामिक जिहाद का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है, जो अल फतह ग्रुप के लिए भी अब जो है प्रॉब्लम्स करने लगा है। वो अगर वो भी इतना फ्रेजाइल हो गया है, इतना वीक हो गया, इसकी वहां पर चलती ही नहीं। महमूद अब्बास के और हमास और जिहाद इस्लामी के खिलाफ आपस में तो काफी अब खुल करके इख्तिलाफ आने लगे। अब से पहले वो बहुत एहतियात करते थे, लेकिन जब इन्होंने इस जंग के दौरान भी रेजिस्टेंस के लोगों को गिरफ्तार करके पकड़ के इजराइल को देने का सिलसिला जारी रखा, उनके ऑपरेशंस को फेल किया, तो अब तो महमूद अब्बास पूरी तरह से इजराइल के खेमे में नजर आते हैं। तो उनको गाजा में नहीं था, महमूद अब्बास काब नहीं था उनके खेमे में। जी, ये पहले से ही कह रहे थे, जब से ये हुकूमत में आया, उसको वो सॉफ्ट एक आदमी था, जिसको सॉफ्ट कॉर्नर था टुवर्ड्स इजराइल। इसी वजह से अगर देखेंगे, पाबंदियों के बावजूद उसको कभी उस पर रोक नहीं लगाई गई। उसको जहां भी वो चाहता है जाने के लिए, और वहां पर जो है 2-4 चीजें वो इजराइल के खिलाफ कहता है, और वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। क्या है उसके हाथ, क्या रोल उसने अदा किया है गाजा वार को खत्म करने में, कौन सी पॉलिसी उसने बनाई है? अमेरिका देता है प्लान, अरब्स देते हैं प्लान, क्या उसने कोई प्लान दिया अपने लोगों के लिए जिसका वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझता है? इज अ पपेट। बिल्कुल, वो शुरू से पपेट,
और दुनिया भर में उसको फिलिस्तीन के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता रहा। किसने माना? ये तो इलेक्शन से पहले ही भी पता चला। तो गाजा तो उसमें से वहां से तो टोटली उसकी जो पार्टी है वो हार गई और मुसल्लत किया जा रहा है उसकी यानी कि पावर को। दिस विल बी वन मोर मिस्टेक ऑन बिहाफ ऑफ अरब या एनी इंटरनेशनल कम्युनिटी टू इम्पोज महमूद अब्बास और हिज क्रोनीज दिए। एक तो रियलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए। जो अगर इंटरिम गवर्नमेंट में एक सुलझे हुए आदमी होने चाहिए जिनका इन्फ्लुएंस हो, जो प्लान है, पीस प्लान है, इसको आगे बढ़ा सके। ना कि ये तो एक हार्ड बर्निंग सी करते हैं क्रिएट। आप एक को निकालते हैं, दूसरे इस आदमी को लगाते हैं जिसकी शक्ल फलस्तीनी नहीं देखना चाहते। इसलिए उनको तमाशाई बंद कर रहा वो इस मुल्क। ये कह रहे थे कहीं क्या उसने विजिट किया गाजा, बॉर्डर पर गया, रफा बॉर्डर पर, वहां देखा इनके हालात क्या वो उनके साथ यकजहती दिखाई किसी जगह? ये जो वहां जो महलों से, पलपिटों से जो फरमान जारी करना और ये करना, इससे मामला हल नहीं होगा when the situation is so grave on the ground। और अब कमाल ये है कि महमूद अब्बास की एक्सेप्टेबिलिटी न फिलिस्तीनियों में है और ना ही नेतन्याहू इस बात के लिए तैयार है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा संभालने के लिए कह दिया जाए। यानी अब वो दोनों तरफ से कहीं से भी उनके लिए दरवाजे नहीं खुले। अब ये जो है एक आदमी को वो चाहते हैं, चाहे अरब कंट्रीज है, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव भी, ये बदकिस्मती है अरब कंट्रीज ने, दे आल्सो क्लोज एक्सेप्ट 2-3 अरब कंट्री जिनकी वो मजबूरी किसी हाल तक थी, या उन्होंने हमस के साथ कांटेक्ट रखा था। एक इजिप्ट था, क्योंकि वहां से आना जाना रहता था तो एक कांटेक्ट रहता था। दूसरा था कतर। तीसरा उनका अरब कंट्री नहीं थी, तुर्की था, जहां वो आना जाना रहता था। और यहाँ से हमेशा ईरान रहा जो इनके ये, तो बाकी इनको किसी भी अरब कंट्री के साथ कांटेक्ट नहीं रहा। यहाँ तक कि अरब कंट्रीज ने जब अब्राहम अकॉर्ड है उस वक्त महमूद अब्बास को भी यानी कि डिच किया, उसके बगैर ये अकॉर्ड किया गया। वो वावेला करता रहा, वो सारा कुछ करता रहा, उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। ये जो खुद सऊदी अरब जैसे मुल्कों में हमास के लोगों को, हमास के नुमाइंदों को, हमास से हमदर्दी रखने वालों को जेलों में डाला हुआ है, अब भी जेलों में डाला हुआ है। तो देखिए यही सबसे बड़ी बात है। इनमें प्रॉब्लम ये होती है, इन लोगों ने कभी भी जो, अब पहले क्या ये चाहते थे हमस खत्म हो, जब वो तकरीबन मिलिटरीली उसको कमजोर किया गया, और जब इजराइल ने कहा अब जो है फलस्तीनियन या सऊदी अरब जाए, सऊदी अरब को कहते हैं आप $300 बिलियन दीजिए इनको रिहेबिलिटेशन, इजिप्ट जाए, जब उनको अपने घर में आग लगने की नौबत आ गई, अब उन्हें पता चला कि जो हम कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, और अब कर भी क्या सकते। अब इतना जो है पावर इतना दूसरे के पास इतना आ गया, उसके खिलाफ कन्फ्रंट भी नहीं कर सकते। अब उनसे मिन्नतें करते रहते हैं, अब भाई ये मत करो, ये करो, ये करो। ये जो है, ये आपको पहले से सोचना चाहिए था कि जो है इस मसले का ये जो है, अगर वहां पर जो है कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इफेक्ट यू सूनर और लेटर। इसमें मदद करने, उसको सॉल्व करने की जरूरत है एज पर द विशेस ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। वही इनके लिए बेहतर रहता है, वही उनके लोगों को उससे फायदा होता है, जो उनके रिजीम्स को फायदा होता है। एटलीस्ट दे हैव स्पोकन फॉर देयर पैलेस्टीनियन ब्रदर। उन्होंने कहा कि उनके मरे कभी कभी जो है इन द फॉर्म ऑफ एड देते थे, वहाँ अस्पताल बनाएंगे, 2000 लोगों को हज करवाएंगे। इससे तो मसले तो हल नहीं होंगे। मसले का जो है रूट काज जो है, क्या इन्होंने अभी जो मैं बार बार कहता हूँ, ड्यूरिंग दीज 15 months none of these Arab countries they suspended their diplomatic relations।
None of them recalled. सस्पेंड तो बात ही रहे, रिकॉल करते अपने डिप्लोमेट्स को वहां पर टाइम पे. None of them, जैसे अमेरिका पास देता है ट्रेड रिलेशंस को, they should have given pause to trade relations till this issue is resolved. At least इसका पिंच जो है इजराइल फील करता है, कहीं ना कहीं फील करता है. या नेविगेशन में उसको हमारे इलाके से मत कीजिए, हमें थ्रेट है कि हमारे लोग आपको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे हूतीज ने किया. और बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी उस वक्त सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, जो है जहाजरानी में जो है इंश्योरेंस और किराया बढ़ गई, वो जो है तो कार्गो शिप्स की बढ़ गई. हूथियों ने यमन के हूथियों ने बहुत ही गैर मामूली काम किया यकीनी तौर पर. हालांकि उसको नाकाम करने के लिए भी सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन ने जमीनी रास्ता दिया इजराइल को, और वो मुसलसल ट्रकों के जरिए इजराइल की सप्लाई जाती है. फिर भी क्या हुआ? फिर भी क्या हुआ? वो वहां के उस पर अमेरिका ने पहले कहा, ट्रंप ने कहा मैं इसको तहस नहस करूंगा. क्या कर सकते हैं? जाइए, यहाँ आपने 30 साल 20 साल अफगानिस्तान में तहस नहस किया, बर्बाद किया, लाखों लोग मारे गए, फिर भी वो कहीं ना कहीं तो रहेगा. बिल्कुल. ये तो सूनर और लेटर साबुन को खत्म करना जो है, ये चिंगारी नहीं खत्म होती. और आज ट्रंप कहता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को उसने बंगल किया है. अरबों डॉलर्स के वहां पर उन्होंने हथियार फेंके हैं, जिसकी वजह से सारी जगह ये फैल गया. अब कमाल ये है कि अमेरिका हर जगह आग लगवाता है और हथियार भी देता है, जंगें भी कराता है और अपने अपने मफाद का ख्याल रखता है. लेकिन यहाँ इजराइल वाले मामले में बाकी दूसरे मुल्कों के मुकाबले में इसकी पॉलिसी पूरी तरह से इजराइल को बचाने की रहती है. ट्रंप आने वाले वक्त में क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहां बात जाकर के ठहरेगी. अच्छा, मैं चलना चाहता हूं सीरिया की तरफ. सीरिया के हालात, जैसा कि मैंने बताया कि एक सरकारी ऑर्डर बाकायदा है, हमारे पास उसकी अरबी कॉपी मौजूद है, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर की है. उसमें कहा गया है साउथ सीरिया के कुछ जिले हैं जो कुनैतरा, दरआ और कई हैं, उनमें बाकायदा सरकारी अफसरान से कहा गया है कि आप इजराइल के खिलाफ कोई एक्टिविटी ना करें. कोई अगर तुम में से एक्टिविटी में कहीं पाया गया तो जॉब भी खत्म होगा, जेल भी हो सकती है. और अगर इजरायली फौजी आ जाए शहर में तो सरकारी इमारतें खाली कर दो. तो यहां तक इतना कंप्रोमाइज हुकूमत दमिश्क में है. इलाके में क्या होगा, अब किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, एक तरफ अपने आप को बड़ा फाइटर समझता था जिसने टॉपल किया है बशर अल असद की गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ यही जो टॉप फाइटर जिस पर $5 मिलियन या $10 मिलियन का इनाम रखा है, बिगी बिल्ली की तरह जो है मीकली वो कुछ नहीं कन्फ्रंट कर रहा है. जो भी एरिया इजराइल ने जब आफ्टर द फॉल ऑफ बशर अल असद गवर्नमेंट कैप्चर किया, उसको वैकेट करने के लिए कुछ नहीं किया. सिर्फ अभी जो अरब समिट में इसने कहा इन्होंने खा लिया तो, लेकिन अगर वो खुद एक मिलिट्री ग्रुप से रहा है, मूवमेंट से रहा है, रेजिस्टेंस मूवमेंट से रहा है, उसको कहीं ना कहीं अपना जो स्टैंड दिखाना चाहिए था. दूसरी बात, ये तो पहले से ही टाइट था, जो उस वक्त लग रहा था अब सारा कुछ पीस होगा, अब ये होगा, ये तो सारा फ्रेजाइल सिस्टम था. क्योंकि जो अब तक नहीं समझता है सीरिया का जो अंदरूनी इंटरनल डायमेंशंस जो इसके हैं वो डिफरेंट है. वहां पर जैसे आपने कहा लताकिया, इट इज टोटली उनका जो है अलग ही ग्रुप है. कई और इलाके हैं उस पर उस वक्त भी जब उन्होंने कैप्चर किया, बाद में ये वहां गए तो वहां लोगों को कहा आप जो है अपने आर्म्स सरेंडर. सीरियन आर्मी का 65% वाज कंट्रोल्ड बाय दीज अलावाइज. इसके अलावा द्रूज है, परसों लड़ाई हुई, द्रूज के मिलिटेंट्स और इनके दरमियान लड़ाई हुई और क्लैश होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे हैं आप. लेकिन सबसे बड़ा दुख मुझे टर्की का है जो सबसे बहुत गंदी गेम खेल रहा है. एक तरफ उसको शाबाशी चाहे ट्रंप की
कि उसने कहा कि बड़ा स्मार्ट मूव करके उसने सीरिया में बशर अल असद को ये दूसरी तरफ यही अमेरिका है जिसने उसको भी टॉपल करने की कोशिश की आज से 4-5 साल पहले, और जिसमें कई जनरल उसको बिहाइंड द बार्स और कुछ को मारा भी गया। ये भी एक है। अब यही टर्की आप जो कहता है नहीं मैं भी यूक्रेन और रशिया के दरमियान बातचीत करना चाहता हूँ, उसने भी कुछ इलाके जो है, परसों यहाँ पर एक शायद आए थे कुर्दिस्तान के कुछ एक्टिविस्ट आए थे, हमने देखा इनको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, वो कहते हैं अब यही लोग जो है हमारे इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं, और जो इलाका जो खासकर सीरिया के साथ भी कुछ कुर्द इलाके हैं उन पर भी उसी का तसल्लुत हो गया है। क्या करना चाहता है, क्या उससे है, क्या इसको लगता है एक रिजीम को खत्म करने से वहां पर ये आ जाए? इनके पास कोई प्लान ही नहीं होता है, उनका यही विजन होता है एक रिजीम है इसको खत्म करो, उसके बाद क्या होगा वहां पर, वहां के जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहां पर जो है लोगों का जो है कैसे सबों को इकट्ठे होकर चलाना चाहिए, वो नहीं है। वहाँ एजुकेशन पर इश्यूज होने लगे हैं। अब वो भी जो नेशनल रिकंसिलिएशन डायलॉग जो बनाया है, क्या हुआ उसका? कुछ फायदा ही नहीं निकला उसका। बातें करने से मसला तो हल नहीं होगा। और जो सारी ये जो इस हुकूमत की सबसे बड़ी, अभी भी 2-3 दिन पहले इजराइल ने वहां पर एक और यानी कि अटैक किया और कहा जो पुराने मिलिट्री जो है स्टोर्स है जो पुराने रिजिम, क्या वो इस रिजिम के नहीं थे? क्या इस्लाह नहीं था इस रिजिम के लिए? वो अगर वो पुरानी रिजिम तो खत्म हो गई, वो तो इस रिजिम के लिए था, जाहिर मुल्क के लिए था, वो सरकार बदली है, बिल्कुल वो नहीं चाहता है, वो इनको नंगा करके रखना चाहता है। वो इनको जब इनकी मिलिट्री और जब ये ट्रांसफर हुआ, पावर चेंज हुआ, पर इजराइल ने सारे मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस है, छावनीज है, जो डिपोज है, इनको तहस नहस और तबाह कर दिया। और जिससे जो मिलिट्री तौर पर कुछ भी कहिए ये जो सीरिया जो है बहुत पावरफुल भी था अपने ज़माने में, हाफिज अल असद के ज़माने में, और अभी इसकी मिलिट्री जो थी जिसने 12 साल विदस्टैंड किया रेजिस्टेंस ग्रुप्स को विद द हेल्प ऑफ ईरान एंड रशिया, वो बहुत स्ट्रांग थी। उसकी जो सारा उन्होंने सारा जो बनाया था, कभी इन द नेम ऑफ केमिकल वेपन्स, कभी इन द नेम ऑफ ये जो एटॉमिक ज़खायर के, ये सबों को ख़त्म किया। अब इसके पास रखा गया है, कुछ बंदूकें रखी है जो इनको एज रेजिस्टेंस ग्रुप्स रहे होंगे, बाकी जो है उनको नए सिरे से अभी जो है छोटी जो है बख्तरबंद गाड़ी तक नहीं छोड़ी है उन्होंने। बख्तरबंद गाड़ी नहीं छोड़ी, जो एयर बेसिस होते हैं फौज के, सारा हवाई जो है एयर 48 घंटे के अंदर इतनी बॉम्बिंग की थी जिसमें 80% फौज की ताकत तहस नहस कर दी थी। अब किसके लिए किया इसने? क्या इसने सिर्फ पावर के लिए है? क्या इसने प्लेटर में सीरिया को नहीं किया हवाले इजराइल को? अच्छा, कुछ लोग पता नहीं क्यों अब भी वो उसको सुन्नी शिया ये वो सब एंगल दे करके ऐसे देखना चाहते हैं, इसमें अब भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अच्छाई ढूंढेंगे? क्या पहले तो ये जो वबा फैली है, पहले हमें देखना है, अगर इस्लामिक व्यू पॉइंट से देखना है, सबसे ज्यादा खतरा किनको? अरब कंट्रीज को। क्या सीरिया से था? क्या सीरिया से था उनको खतरा? जाहिर है इजराइल मेजर थ्रेट था इजराइल की बात ही नहीं करते। इजराइल के साथ हर एक चीज कहते, इसको आइसोलेट किया था 11-12 साल, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम, इन्होंने ही प्रॉब्लम शुरू की। इसमें 2-3 कंट्रीज बहुत एक्टिव थे, जैसे कतर था, ये वो दूसरे भी कंट्रीज ने भी उनको सबसे बड़ा सपोर्ट दिया, सऊदी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गिराने के लिए। और गिराने किसके लिए? अब ये वो खत्म करो, लेकिन फिर हम पर हमला करो।
बिल्कुल बिल्कुल। ये एटलीस्ट वॉर था बिटवीन इजराइल एंड दीज अरब नेशंस, यकीनी तौर पर वॉल की तरह काम कर रहा था। बिल्कुल यकीनी। कोई भी रूलर जो है, आई कांट से कि वो 100% करेक्ट होगा, इसमें गलतियां होगी, लेकिन खुद अब दूसरों को भी झांकना चाहिए उनका रूल कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो डेमोक्रेट है? क्या उन्होंने लोगों को वो पूरी तरीके से वहां पर इलेक्टेड, कोई किसी के पास भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो दूसरों पर क्या निशान? और वहां अमेरिका और इजराइल कोई भी डेमोक्रेसी की मांग नहीं करता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब वक्त हमारे पास कम रह गया, अब मैं चलना चाहता हूं, ये जो अमेरिका और यूरोप के बीच में टकराव की हालत बनी है, टकराव भी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगा जैसे यूरोप को अमेरिका यतीम करके अपनी जिम्मेदारी खत्म करना चाह रहा है। जैसे कि आपने जेलेंस्की के उसके बारे में बताया, यूक्रेन के उसको फौजी मदद देनी बंद कर दी, इंटेलिजेंस बंद कर दी। लंदन में मुलाकात हुई यूरोपियन लीडर्स की, उसके बाद फिर जेलेंस्की को मजबूरन ट्रंप को मैसेज लिखना पड़ा, लेटर लिखना पड़ा कि मैं साहब आपकी निगरानी में बातचीत करने के लिए तैयार हूं। क्या क्या कुछ होगा? देखिए, एक तो पहली बार आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर ये क्राइसिस यूरोप के लिए हो गई। उनका ये था, अमेरिका जैसे दूसरों का, वो इनका अमेरिका इनका जो है ग्रुप का लीडर था, मास्टर था, वही अब सारा कुछ चलाता था। एक तरफ ट्रंप सही कहता है कि $350 बिलियन मैंने आपको दिए और मेरे बगैर आप जीत ही नहीं सकते थे ये जंग। उसने क्लियर दी इसको कहा, और जंग फिर क्या, जंग तो जीता ही नहीं। फिर भी कुछ जो इलाके हैं जो रशिया के इसमें है, वो कहता है 2 हफ्ते में आपकी सारी हुकूमत, आपका सारा मुल्क उसके कब्जे में जाता अगर हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अब ये चैलेंज, अब उसने अपनी यूरोपियन एलाइज के लिए चैलेंज किया। एक तो उनको मजबूर कर रहा है, अच्छा यूरोप में इतनी सख्त नहीं है फाइनेंशियली, दे कैन सस्टेन दिस वॉर। उसके लिए उन्होंने $2 बिलियन का दिया है ब्रिटेन ने, लेकिन अल्टीमेटली वार में बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। जैसे अभी 3 साल में ये कहते हैं 350 इन्होंने दिए हैं, दूसरों ने 100 दिया है, गोया 450। और नतीजा क्या है? खुद ट्रंप कहता है लाखों लोग मर गए डिस्प्लेट में। दूसरी बात, लोग मर गए, टेरिटरी चली गई, बहुत सी टेरिटरी। और कल उन्होंने किया जब उसने पास लगाया इंटेलिजेंस पर, रशिया ने पाइदर पर टारगेट और कुछ और इलाके खा लिए। अब ये कहते हैं हम, जैसे आयरन डोम जो है इजराइल का, हम भी इसको एटॉमिक डोम का बनाएंगे, इसमें फ्रांस इज रेडी टू ऑफर दैट टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो कंट्रीज है छोटी छोटी, और दुनिया पर ये जो अपना रूल जमाते थे, इनको अपने औकात का पता चला, वेयर दे स्टैंड इनके जो है, एंड दे कैन नॉट मीट डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ यूक्रेन इसमें। अब वो फिर कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से अमेरिका को मनाए। अब वो कहता है, इसने लेटर भी लिखे, कुछ लोग ये भी कहते हैं ज़ेलेंस्की पर ये प्रेशर पड़ रहा है कि वो इस्तीफा भी दे, उसकी जगह किसी दूसरे, चूंकि यूएस का जो ये रिप्रेजेंटेटिव है वो अपोजिशन लीडर से भी मिला है इस सिलसिले में, क्योंकि कुछ चीजें ठीक है जो ये हम नहीं कहेंगे। मसलन अफगानिस्तान में वो कहता है $2 ट्रिलियन खर्च हुआ क्या? कोई फिर रिजल्ट ओरिएंटेड, इट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। एक तो वो कंट्री तो तबाह बर्बाद हो गई, आइसोलेशन में है। दूसरा, दूसरे कंट्रीज का पर भी इसका असर पड़ा है, फायदा तो कुछ नहीं निकला। अब यही अमेरिका अफगानिस्तान के साथ इनडायरेक्टली बातचीत भी कर रहा है। इराक ने किया, आए विदाउट एनी पर्पस, किसी आदमी को, एक आदमी को हटाना है, बस उसके लिए जो है उन पर जो भूत सवार होता है और तहस नहस करके रखते हैं, सारे मुल्क को तहस नहस करते हैं, और हुआ नहीं कुछ। यही अब सीरिया में किया, एक आदमी को हटाया, और फिर
लेकिन ट्रम्प एक चीज है, उसने पहले ही कहा मुझे इसके साथ कुछ नहीं है, जो कुछ हो जाएगा ये वहां के लोग जाने। अब रीजन को फेस करना पड़ेगा ये। और सिमिलर पॉलिसी वो कहता है यूक्रेन के लिए भी, आप इनका प्रॉब्लम है आप सॉल्व करो, हाँ थोड़ा बहुत मैं मदद करूंगा, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट आई विल स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन इट। वो जमाना गया। और दूसरी बात, किस पर जंग की? आपने ही उसको शायद दी कि पहले नाटो का मेंबर बनो, फिर उसके साथ, हालांकि एग्रीमेंट में लिखा था आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन कि किसी को भी नाटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा जो इजराइल, जो रशिया के लिए थ्रेट बनेगा। अब इनमें क्या कर सकते हैं? ये देखो ना, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी उससे प्लीड करते हैं, प्लीज आप इतना मत दीजिए, हम इसको कहेंगे माफीनामा लिख के दे, वो मिनरल्स आपको इसका पर भी साइन करने को तैयार है। अल्टीमेटली दे डोंट हैव दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ। पहले इनके पास आर्मी ही इतनी नहीं है। अब कुछ कहा कि हम कुछ डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, जब तक बढ़ाएंगे, जब तक वो एक्योर करेंगे, जब तक मिलिट्री पर्सनल को ज्यादा बनाएंगे, ये भर्ती करेंगे, तो तब तक तो ये सिचुएशन जो ये हाथ से गई है। एंड इट इज बेटर इस वक्त, जो देखिए, अ बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। बिल्कुल। ज़ेलेंस्की को ये समझना चाहिए, जो इस वक्त है इसको बचाओ पहले, फिर देन इफ यू आर इन अ पोजीशन, पावर में है, उस वक्त आप दूसरे के लिए डिमांड कर सकते हो कि ये डिस्प्यूटेड है। जी, बिल्कुल। ऐसे नहीं चलता है। ये यूक्रेन वाला मामला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इस वजह से हो गया कि रूस ने अपना काम कर लिया। रूस ने कई इलाके बाकायदा कब्जा किया और उनको मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज भी किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आने वाले वक्त में क्या कुछ देखा जाए। इसका सबसे जो है, यही जो चीज है, रूस को फायदा हुआ गाजा वार की वजह से। जो एनर्जी वो वहां स्पेंड कर रहे थे, जो मनी वहां पर, उसका आधा यहां पर हो गया। उसके बहुत सारे, जो अमेरिका का ध्यान, नाटो का ध्यान इस पर गया, और वो खुद अपने घर को भूल गए नाटो वाले। हाँ, और यहाँ दूसरों के लिए लड़ने आए लाइक मर्सनरीज। और उसमें उन्होंने सब वो भी खो दिया, ना इधर कुछ मिला ना उधर कुछ मिला। वो क्या मिलेगा फिर? तो यही है जब पॉलिसी कुछ नहीं होती है। यकीनी तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि ये कई इश्यूज पर हमारी बात हुई, उधर गाजा, उधर यूक्रेन जंग, और यूरोप और अमेरिका के बीच में क्या सूरत हाल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।